आरजेडी के राजभवन मार्च पर बवाल, AK-47 फायरिंग पर सियासी संग्राम, सिवान कांड को लेकर विपक्ष आक्रामक। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उबाल है, क्योंकि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज होने वाले राजभवन मार्च के जरिए पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। हालांकि ये आक्रामक तेवर और भारी भीड़ जुटाने की रणनीति जितनी बड़ी ताकत लग रही है, उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान थोड़ी सी भी अशांति या हिंसा होने पर इसका पूरा कानूनी और नैतिक ठिकरा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर फूटेगा, जिससे उनकी अति सक्रियता और कड़े तेवर ही उन्हें इस राजनीतिक और कानूनी चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव अब फंसने वाले हैं अपने इस आंदोलन से, इस मार्च के जरिए? आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी लालू की बढ़ेंगी मुश्किलें, लालू यादव ने की अपील, मार्च से गरमाया राजनीतिक माहौल, क्या था पूरा मामला? बिहार के सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कांस्टेबल द्वारा AK-47 से हवाई फायरिंग के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पुलिस की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और तानाशाही करार दिया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छात्र, युवा, पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से परेशान है। उनका आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही मांगों को सुनने के बजाय पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। लालू यादव ने कहा कि ऐसी कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। उन्होंने इसे तानाशाही बताया। उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ छात्र, युवा और आम लोगों से 19 अगस्त को पटना में एकजुट होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि ये मामला 25 जुलाई का है। उस दिन सिवान में नीट UG पेपर लीक के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था। प्रदर्शन के बीच एक पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 से 4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। अब बिहार पुलिस ने फायरिंग की बात को स्वीकार किया है। बिहार पुलिस ने 17-18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। इसमें 25 जुलाई की घटना का भी जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक सिवान में प्रदर्शन के दौरान जिला खुफिया इकाई यानी DIU का एक कांस्टेबल भीड़ के बीच फंस गया था। पुलिस का कहना है कि उस समय प्रदर्शनकारी भीड़ काफी ज्यादा हिंसक हो गई थी। कांस्टेबल ने खुद को बचाने के लिए अपनी AK-47 से हवा में 4 राउंड फायर किए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि AK-47 से चली गोलियों से किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर AK-47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल करना गंभीर मामला है और इसी वजह से कांस्टेबल अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। फायरिंग की परिस्थितियों और हथियार के इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली गनशॉट इंजरी हुई थी। उन्हें इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इन चोटों का संबंध AK-47 से हुई फायरिंग से नहीं है। इन चोटों की असली वजह जानने के लिए बैलिस्टिक जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि प्रदर्शनकारियों को किस तरह की गोली या किस हथियार से चोट लगी थी। तेजस्वी यादव के 15 सवालों से हलचल, छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पास AK-47 आई कहां से? निलंबित सिपाही को AK-47 किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी की गई? हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया? AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के आवंटन की पूरी कमांड चेन की भूमिका
सामने आनी चाहिए। आरोपी सिपाही किस यूनिट में तैनात था? क्या वो नियमित जिला पुलिस का हिस्सा था? क्या वो एसपी की सुरक्षा में तैनात था या एसटीएफ एसआईटी जैसी विशेष इकाई से संबंध था? ये दूसरा सवाल है। क्या वो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से जुड़ा था? अगर वो विशेष बल का जवान था तो उसकी वास्तविक तैनाती और जिम्मेदारी क्या थी? क्या इससे पहले कभी छात्र प्रदर्शन में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था? सामान्य कानून व्यवस्था या छात्र प्रदर्शन की ड्यूटी में इतनी मारक क्षमता वाले हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या AK-47 लेकर भीड़ नियंत्रण की अनुमति थी? ग्राउंड मैनेजमेंट के SOP का पालन क्यों नहीं किया गया? फायरिंग का आदेश किसने दिया? जिले के पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि उस पुलिस वाले पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी का सवाल है कि पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं? कितनी गोलियां चली और कितने राउंड जारी हुए थे? हथियार के साथ जारी किए गए और इस्तेमाल हुए कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। इस्तेमाल किए गए हथियार का बैलिस्टिक और फॉरेंसिक परीक्षण हुआ या नहीं? क्या बॉडी कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? फायरिंग से ठीक पहले और बाद की पूरी गतिविधि सामने आनी चाहिए। अगर AK-47 गलत ड्यूटी पर पहुंची तो केवल सिपाही को निलंबित करना पर्याप्त है या हथियार जारी करने वाले अधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी? कमांड चेन की जांच होगी या नहीं? जांच केवल गोली चलाने वाले जवान तक सीमित ना रहकर ऊपर के अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? ये कुछ सवाल तेजस्वी यादव की सरकार से है, जिसके चलते वो राजभवन मार्च आज निकाल रहे हैं। AK-47 जैसे विशेष आधुनिक हथियार के लिए विशेष जिम्मेदारी होती है और इसके इस्तेमाल में प्रशिक्षण, आदेश और जवाबदेही तीनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस घटना में वरीय अधिकारियों पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? गृह विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? गृह विभाग को साफ करना चाहिए कि हथियारों की तैनाती और कानून व्यवस्था की इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कैसे होती है। क्या इस नृशंस कांड की विभागीय जांच पर्याप्त होगी? क्या मामला केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या स्वतंत्र जांच में हथियार आवंटन और कमांड चेन की भी पड़ताल होगी? क्या विपक्ष की ये चालें होंगी कामयाब? ये मामला जहां इस तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने भी काफी ज्यादा एकजुट होने के लिए छात्रों से, आरजेडी कार्यकर्ताओं से अपील की है। उनका ट्वीट सामने आया है जिसने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव तक जमीन पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। लालू यादव के इस ट्वीट ने, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसने बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है, क्योंकि उन्होंने सबको एकजुट रहने की अपील की है और कहा है कि एकजुट होकर आप इस मार्च में शामिल हो और सीधा सीधा सरकार से ये कुछ सवाल पूछे जाएं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में आरजेडी द्वारा आयोजित किए जाने वाले राजभवन मार्च को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। इस मार्च को सफल बनाने के लिए पार्टी की तरफ से जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई थी। राजभवन मार्च को ऐतिहासिक और संख्या के लिहाज से बेहद मजबूत बनाने के लिए राजद बहुत पहले से अपनी कमर कस लिया था। पार्टी के अंदर इसकी रूपरेखा काफी बारीकी से तैयार की जा रही थी। बैठक भी हमें पिछले दिनों देखने को मिली थी। इसका एक बड़ा उदाहरण कोआकाल से सामने आया था, जहां से इस मार्च में शामिल होने के लिए करीब 50 गाड़ियों का काफिला भेजने की पूरी तैयारी है और वो काफिला कितनी देर में यहाँ बिहार में पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कई दौर की महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की गई, ताकि मार्च में किसी भी तरह की कमी ना रहे। इन तैयारियों से साफ जाहिर हो रहा है कि राजद इस बार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जमीन पर हैं और अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पार्टी का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा संदेश दिया जाए, इसीलिए लालू यादव भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि राजनीति में बड़े प्रदर्शनों और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के अपने गंभीर जोखिम भी होते हैं। इस मार्च को लेकर सबसे बड़ा डर, चिंता कानून व्यवस्था को लेकर है। अगर इस प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या अशांति की खबर सामने आती है तो इसका सीधा ठिकरा आयोजकों और नेतृत्व पर फोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में भीड़ को उग्र करने या भीड़ जुटाने के गंभीर आरोपों के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या केस दर्ज होने की पूरी संभावना बन सकती है। अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो इसका सीधा असर
तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है और उन पर कानूनी गाज गिरना तय माना जा रहा है। राजनीति में अक्सर ये देखा गया कि विरोधी दल जब सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा दाव चलते हैं तो कभी वही दाव उल्टा पड़ जाता है और तेजस्वी यादव का तो ये शायद से कुंडली में ही लिखा हुआ है कि वो कोई भी दाव चलेंगे तो वो उल्टा ही पड़ेगा। राजद के साथ भी कुछ ऐसा ही जोखिम जुड़ा हुआ है। पार्टी का मकसद भले ही बेरोजगारी और अन्य जन समस्याओं को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर, AK-47 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ना हो, लेकिन अगर प्रदर्शन के दौरान जरा सी भी अनुशासनहीनता हुई तो विपक्ष अपनी ही चाल में उलझ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को घेरने की इस कवायद में खुद तेजस्वी यादव ही चारों तरफ से घिर जाए। उन पर अगर हिंसा की स्थिति बनी तो उन पर केस दर्ज तक हो सकता है। ये तेजस्वी और लालू को अभी समझना होगा। मौजूदा समय में तेजस्वी यादव की सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस, उनके आक्रामक तेवर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर रहे हैं, लेकिन राजनीति में अति सक्रियता और आक्रामकता कई बार भारी भी पड़ जाती है। तेजस्वी की बढ़ती सक्रियता और उनके बयानों को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में AK-47 के संदर्भ में दिए गए मामलों ने खास तूल पकड़ा था और इस मामले ने अब जिस तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है उसने और ज्यादा हलचल बढ़ा दी। प्रशासन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों के खिलाफ हालांकि एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव इतने में खुश नहीं है। ऐसे संवेदनशील गंभीर मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी करना, लगातार आक्रामक बने रहना तेजस्वी यादव के लिए आने वाले समय में काफी महंगा साबित हो सकता है। आज का ये राजभवन मार्च किस दिशा में जाता है? क्या तेजस्वी लालू यादव इसमें फंसेंगे? क्योंकि अगर थोड़ी भी अनुशासनहीनता हुई, पुलिस का बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा तो ये तेजस्वी और लालू और RJD के लिए बड़े खतरे की घंटी होगा। प्रशासन और शासन दोनों ही इस मुद्दों पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कानून व्यवस्था या हत्यारों से जुड़े मामलों का जिक्र होता है, वहां पर प्रशासन एक्टिव हो जाता है। कुल मिलाकर राजद का ये राजभवन मार्च, तेजस्वी यादव की आक्रामक राजनीतिक शैली पार्टी के लिए जितनी ताकत भरी साबित हो सकती है, उतनी ही बड़ी चुनौती और जोखिम भी साथ लेकर चल रही है। एक तरफ जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने का मौका, दूसरी तरफ जरा सी चूक से कानूनी शिकंजा कसने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में तेजस्वी को बहुत ही सूझबूझ और संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि उनकी ये मेहनत उनके लिए ही भारी ना पड़ जाए। आज आने वाले इस राजभवन मार्च पर क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।